ओके जी, हम अभी सेकंड वीडियो ऑफ रोबन पैथोलॉजी की है, ठीक है। फर्स्ट वीडियो में हमने ये सारे के सारे जो है ना वो डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। मैंने बुक से मार्क करवा दी। अभी जो है ना वो काजेज़ ऑफ सेल इंजरी किस किस तरह की हो सकती हैं काजेज़, वो आप प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, मैंने पॉइंट्स अंदर से निकाल निकाल के आपको बताने हैं। अच्छा, सबसे पहले वो कहता है इफ़ जो है ना वो लंग्स के अंदर जो है ना वो ऑक्सीजन लेवल लो होगा, तो हमारे पास जो कंडीशन होगी उसे हम कहेंगे हाइपोक्सिया, ठीक है। अगर लंग्स के लेवल के ऊपर ऑक्सीजन की कमी है, लंग्स अडॉप्ट नहीं कर रहा, डिफ्यूजन के अंदर कोई मसला आ रहा है। अब रीज़न क्या हो सकती है? रीज़न इसकी कोई हो सकती है, या तो बंदा वो हाई एल्टीट्यूड के ऊपर है, ठीक है, बुलंदी के ऊपर जाते हैं ना, तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है, जिसकी वजह से वो लंग्स अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो नीचे से नॉर्मल बंदे जाते हैं। नंबर 2 पे हो सकता है कोई क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन हुई हो लंग्स के अंदर, ठीक है, जिस तरह COPD, कार्डिक पल्मोनरी डिसफंक्शन, वो जो भी हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ द लंग्स हो चुकी है। ऑक्सीजन तो जा रही है लेकिन लंग्स उसको अडाप्ट ही नहीं कर पा रहे, डिस्ट्रक्शन ऑफ लंग्स आप कह लें इन सिंपल वर्ड। एक नंबर एक कंडीशन ये वाली होगी, ठीक है। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है अगर हीमोग्लोबन जो है ना उसके साथ ऑक्सीजन, मतलब मैंने कहा ना कि यूं करके यूं, यहाँ तो एक तो डिफ्यूजन के अंदर मसला है, या फिर आगे तो ब्लड वेसल के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ नहीं मिल रही, ठीक है। तो नंबर सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या हो गया कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब HBO2 इसके साथ मिलने का नहीं बन रहा, नॉट फॉर्म्ड। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं मारा, जिसकी वजह से हमारे पास जो कंडीशन होगी उसे हम क्या कहेंगे, खुद आप अंदाज़ा लगाएं, एनीमिक हाइपोक्सिया। सही है। एक हमारे पास हो गया हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, नंबर सेकंड पे हमारे पास हो गया एनीमिक हाइपोक्सिया। अब एनीमिक हाइपोक्सिया भी दो कैटेगराइज के अंदर होता है। यार वाइट बोर्ड छोटा हो रहा है, चलें इसी के ऊपर मैं एनीमिक हाइपोक्सिया इसी को मिटा के ना आगे डिस्कस कर देता हूँ, ताकि आपके पास यहाँ पे छोटा छोटा करके कोशिश करता लिखता हूँ। अच्छा ये देखो, हमारे पास है एनीमिक हाइपोक्सिया। एनीमिक हाइपोक्सिया में क्या होता है, दो कंडीशन होती है, या तो उस बंदे के अंदर हीमोग्लोबिन की ही कमी है, ठीक है, तो तभी ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं मार रहा, या फिर क्या है, हीमोग्लोबिन तो है, नॉर्मल है, लेकिन वो बेचारा, मतलब उसका लेवल नॉर्मल है जितना आम बंदे, लेकिन उस बेचारे की शक्ल चेंज हुई हुई है, गंदी शक्ल वाला है, कह लें कि आल्टर्ड फॉर्म के अंदर जो है ना, इन सिंपल वर्ड आल्टर्ड फॉर्म के अंदर पड़ा हुआ है। एक हीमोग्लोबिन है ही कम, हीमोग्लोबिन है लेकिन अपनी आल्टर्ड फॉर्म के अंदर है, जिस तरह सिकल सेल हीमोग्लोबिन होता है ना, इस तरह का। अब अगर हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से एनीमिक हाइपोक्सिया हो रहा है, तो ये होता है हाइपोक्रोमिक, ये अब वही फिजियो वाली बात आ रही है, हाइपोक्रोमिक हाइपोसिटिक एनीमिया, ठीक है। ये किस कंडीशन में होता है, हाइपोक्रोमिक हाइपोसिटिक एनीमिया के अंदर ये होता है। लेकिन अगर ये हीमोग्लोबिन आल्टर्ड फॉर्म के अंदर है, फिर क्या होगा, हम जो कार्बन, इसकी वजह ये भी हो सकती है कि कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह जो है ना वो क्या कर दे, इसके साथ जो है ना वो बाइंडिंग करवा ले, और हमारे पास मान जाए, पहले हमारे पास माना था ऑक्सी हीमोग्लोबिन, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड इसके साथ बाइंड कर देगी आल्टर्ड फॉर्म जो भी है, तो हमारे पास मान जाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। हमें चाहिए थी ऑक्सी, यहाँ पे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन गई है, जो कि बॉडी के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। सो O2 सप्लाई जो होता है ना वो सारी की सारी जो है ना डिस्टर्ब हो जाएगी। अब इसकी डिस्टर्ब होने की वजह से क्या होगा, यूरिन और ब्लड का कलर जो है ना वो चेंज हो जाएगा। अब इम्पोर्टेंट आपको MCQ वाली बात बताने लगा हूँ मैं, यूरिन और ब्लड जो है ना कलर उस वो दोनों चेंज हो जाएंगे। जो MCQ लगता है ना कि एनीमिक हाइपोक्सिया के अंदर किस तरह का ब्लड का यूरिन का कलर होगा, आपने बताया सर चेरी रेड। आपने कभी देखा चेरी, बिल्कुल याखला, ठीक है, जिस तरह ये होती है ना चेरी, एक किस्म की एक फ्रूट है ना, तो चेरी रेड की तरह जो है ना, आप उसको इंटरनेट पे देख लें, जैसे नहीं फ्रूट ये बताया ना, एम ब्राइट किस्म का रेड जो होता है ना वो हम कहते हैं चेरी रेड कलर को। तो ये एक MCQ था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, उसने बात की है, यहाँ तक समझ आ गई है ना, हीमोग्लोबिन कम है या हीमोग्लोबिन है तो सही, लेकिन वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा है बजाय ऑक्सी हीमोग्लोबिन के। अच्छा, अभी जो है ना मैं बता दूँ थोड़ा सा मेथ हीमोग्लोबिन के बारे में, जो उसने एक कंडीशन डिस्कस की है METH, मेथ हीमोग्लोबिन। ये क्या है, नॉर्मली जो होता है ना, पहले नॉर्मल की हम बात बता दूँ, हीमोग्लोबिन किस फॉर्म के अंदर होता है, आयरन, हीमोग्लोबिन का आयरन होता है ना उसको किसके फॉर्म में होता है, फेरस की फॉर्म में, फेरस Fe+2 की फॉर्म में ऐसी ही होती है।
आपने अब ये केमिस्ट्री अब थोड़ी सी आ गई है फेरस की फॉर्म में, लेकिन ड्यू टू इंक्रीज्ड ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन क्या होता है, इसके अंदर से एक और इलेक्ट्रॉन मैं निकाल दूँ तो Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ ड्यू टू इंक्रीज्ड ऑक्सीडेशन, एक होता है ना रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, अगर ऑक्सीडेशन करवा दिए तो क्या होगा, Fe+2 किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, Fe+3 के अंदर। फेरस जो है ना वो फेरिक के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब ये फेरिक क्या करेगा, ये मैथ हीमोग्लोबन जो फेरिक फार्म के अंदर हीमोग्लोबन के अंदर जो आयरन फेरिक फार्म के अंदर होता है ना, ठीक है, Fe+3 की फार्म है, उसको हम क्या कहते हैं, बच्चे बच्चे को पता है, उसको हम कहते हैं मैथीमोग्लोबन, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए। तो मैथीमोग्लोबन ये हो गया। इसके जो होता है ना वो ये भी जिस तरह हमारे पास था ना आल्टर्ड फार्म के अंदर चेरी रेड वाला हीमोग्लोबन जिसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड लगी थी, सेम इसी तरह मैथ हीमोग्लोबन जो है ना ये भी नखट्टू हुई है। ये जो है ना वो कुड नॉट कैरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये कैरी ही नहीं करेगा, फिर क्या होगा, हमारे पास ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, सारी बात है, तो हाइपोक्सिया होना शुरू हो जाएगा जिसकी वजह से सेल डेथ होगी। यही बताने का मकसद है। मोस्टली जो होता है ना ये हमारे पास देखा गया है चिल्ड्रंस के अंदर, जो कि वो कहता है ड्रग्स ले रहे होते हैं, आपने फार्मा के अंदर पढ़ा होगा, एक हमारे पास नाइट्राइड्स आ जाता है, ठीक है, नाइट्राइड्स। नंबर 2 पे हम वो बच्चे जो सल्फोनामाइड्स ड्रग्स जो है ना वो किसी भी बीमारी की वजह से बेचारे ले रहे होते हैं ना, नाइट्राइड और सल्फोनामाइड वाले बच्चों के अंदर जो है ना वो ऑक्सीडेशन हो जाती है। नॉर्मली तो नहीं ना होती ऑक्सीडेशन, जब हम कोई दवाई बाहर से खाएंगे तभी तो ऑक्सीडेशन होगी, तो मैथ हीमोग्लोबिन बन जाता है जिसकी वजह से वो उनका जो है ना वो हाइपोक्सिया की कंडीशन आ जाती है, ऑक्सीजन की उनकी जिस्म के अंदर डेफिशिएंसी। नंबर 3 पे यहाँ तक समझ आ गई है, कमेंट में बताना यार मुझे, ठीक है। अब नंबर 3 पे जो है ना हमारे पास जो कंडीशन आ जाती है वो है ब्लड फ्लो की प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। ब्लड मतलब तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, पहली हमने की हाइपोक्सिया लंग्स के अंदर प्रॉब्लम है, कोई भी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन। नंबर 2 पे हमारे पास था ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं मार रहा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। नंबर 3 पे मैथ हीमोग्लोबिन हो गया, ठीक है, वही सारी की सारी उसी के अंदर आ जाती थी। अब ये मेन जो है ना पॉइंट वहाँ पे बुक के अंदर है वो है ब्लड फ्लो के अंदर आपके पास प्रॉब्लम्स आ सकती है, इसकी वजह से भी हाइपोक्सिया हो सकता है। क्या होता है, अगर स्टेगनेंट ब्लड फ्लो हो ना, स्टेगनेंट ब्लड फ्लो वजह क्या है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है, ड्यू टू एनी ऑब्स्ट्रक्शन, किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से तो क्या होगा, एस्कीमिया हो सकता है, ठीक है। अब ये एस्कीमिया जो होता है ना ये मोस्ट कॉमनली जो है ना वो ब्लड फ्लो की वजह के अंदर मतलब अगर मैं कहूँ एमसीक्यू के अंदर आए मोस्ट कॉमन काज ऑफ सेल इंजरी कौन सी है, तो आपने खून को रुकवा देना है, मतलब खून का बदला खून, आपने तो सुनी हुई है ना बात, ठीक है। तुम खून का बदला जो भी है, चलो डायलॉग को छोड़ें, टाइम हमारे पास काम है। तो हमारे पास क्या है कि अगर मोस्ट कॉमन काज सेल इंजरी की करें तो हमारे पास इस्कीमिया होने की बड़ी वजह स्टेगनेंट ब्लड फ्लो है, मतलब पीछे से जो नॉर्मल ब्लड वेसल है लेकिन आगे से जाके ब्लड वेसल सिकुड़ गई है किसी भी वजह से, या कोई भी यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया, तो यहाँ पे जो है ना वो ब्लड थोड़ा थोड़ा ना रुकना यहाँ पे जो अब सेल पड़ा हुआ है इसके बाद वो सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं जा रही जो इसकी रिक्वायरमेंट है, तो क्या होगा, सेल डेथ होनी है। सही हो गया। अब अगर हम उस पेशेंट को हमने देखा है ना उसके लंग्स के अंदर प्रॉब्लम है, ना उसके हीमोग्लोबिन के अंदर प्रॉब्लम है, ना उसके ब्लड फ्लो के अंदर प्रॉब्लम है, तो फिर भी एक कंडीशन हो सकती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फोर्थ कंडीशन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। नोट करते जाएँ बस पॉइंट तो मैं आपको इंशाल्लाह बुक से भी दिखा देता हूँ। फोर्थ क्या हो सकती है कि या प्रॉब्लम हो जाए किसके अंदर, इन ऑक्सीजन की डिफ्यूजन के अंदर, मतलब एंड मेटाबोलाइजेशन, मतलब ऑक्सीजन लंग्स से ऑक्सीजन आई भी पूरी है, ठीक है, ब्लड वेसल के अंदर डिफ्यूज़ भी सही हुई है, यहाँ पे हीमोग्लोबिन पड़ा हुआ था उसके साथ बाइंड भी ठीक कर ली है, ब्लड वेसल भी बिल्कुल एक्यूरेट है, हमने कहा था ब्लड वेसल ब्लॉक होंगे तभी, लेकिन यहाँ पे अब पेशेंट के अंदर ब्लड वेसल भी ठीक है, फिर भी क्यों हाइपोक्सिया हो रहा है यार, यहाँ पे वजह क्या है। फिर हमने एक और वजह देखी, वो थी हिस्टोप्लाज्मिक हाइपोक्सिया। नाम आपको सुना सुना लग रहा है, फिजियो के अंदर आपने शायद सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर के अंदर, हाँ फर्स्ट ईयर के अंदर हिस्टो ब्लड वाले चैप्टर के अंदर हिस्टोप्लाज्मिक हाइपोक्सिया के बारे में आपने डिस्कस किया होगा। क्या होता है हिस्टोप्लाज्मिक हाइपोक्सिया के अंदर,
साइनाइड पॉइजनिंग का नाम सुना होना, वो कड़वे बादाम खा के आता है मरीज़ तो उसको वो ना हाइपोक्सिया हो जाता है, वही बात है। इसके अंदर होती क्या है कि सेल लेवल के ऊपर हिस्टोप्लाज्मिक ये होती सेल लेवल के ऊपर है, ठीक है, यहाँ पे हिस्टोप्लाज्मिक है। वजह क्या है, साइनाइड जो होता है ना वो पॉइजनिंग हो जाती है। स्पेलिंग को इग्नोर कीजिएगा, मैं जल्दी में लिख रहा हूँ, ठीक है। साइनाइड पॉइजनिंग हो जाती है। फिर क्या होता है, जो ही साइनाइड जो है ना वो हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ये उसके अंदर क्या होता है, साइटोक्रोम्स, ठीक है। ये साइनाइड क्या करता है, उसको इनहेबिट करवा देता है, साइटोक्रोम की इनहेबिशन होगी। इन्हीं साइटोक्रोम ने क्या करना था, मेटाबोलाइज करना था इस ऑक्सीजन को आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, ठीक है। यूं 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 चलती थी ना, एंड पे O2 जो था ना वो फिर H2O के अंदर कन्वर्ट हो रही थी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन छोटी थी, याद करें, बायोकेमिस्ट्री सेकेंड ईयर, ठीक है। तो वहाँ क्या होगा, साइटोक्रोम इनहेबिट हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म हमारे पास नहीं होगा, तो O2 कांट बी मेटाबोलाइज। जितनी ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर ही घूमती रहेगी, सेल बेचारा तरसता रहेगा। वो कहते तरसती है निगाहें तेरी, तकती हैं राहें मेरी, सुन कभी आए पना। वही बात इसकी इस कंडीशन का होगा, हाई हिस्टोप्लाज्मिक हाइपोक्सिया। अब आपको इंशाल्लाह नहीं बोले क्या होगा पेशेंट का। अच्छा, आपको किस तरह पता चलेगा कि इसको साइनाइड पॉइजनिंग है। पेशेंट का कलर जो है ना वो ब्रिक रेड हो जाएगा, ब्रिक रेड, जिस तरह ईंट होती है ना सुर्ख लाल तपी हुई, बिल्कुल इस तरह का। वो आप दूर से देखेंगे आपको लगेगा ये ईंट ईंट पड़ी हुई है, लेकिन वो होगा पेशेंट ब्रिक रेड। चेरी रेड किसके अंदर था, जिसके अंदर हमने देखा था कि वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मारा था। ब्रिक रेड किसके अंदर है, ये दो MCQ लाजमी लगेंगे, नहीं तो एग्जामिनर वाइवा के अंदर ज़रूर पूछेगा ये वाले दो बातें, ठीक है। ये थी यार अभी 11 मिनट की वीडियो होगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सेकंड मेन रीज़न ऑफ हाइपोक्सिया क्या है। ये तो थी ना लंग्स के लेवल पे, ब्लड के लेवल पे, ये बड़ी बड़ी रीज़न। अब हम देखते हैं कि सेकंड मेन रीज़न, फर्स्ट मेन रीज़न कौन सी थी। मैंने कहा था कि जो ब्लड वेसल जो है ना वो मेजर काज करती है अगर उसकी स्टेगनेंट हो जाए। सेकंड रीज़न के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में आ जाए। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। अभी हमने कहाँ से पढ़ा है मैं आपको बता देता हूँ। अभी हाइपोप्लेजिया और जनरल ओवरव्यूज़ जो है ना वो मैं बता रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना वो आपको सारे के सारा बुक से डिस्कस करूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।